हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार सब्जेक्ट के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये छठवां और अंतिम क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 67 तक पढ़ लिया था। आज प्रश्न संख्या 68 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर, शैक्षिक मापन से आशय। सामान्यतः मापन शब्द हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में किसी वस्तु के लिए प्रदान की गई ठीक मात्रा या संख्या का परिचायक है। किसी वस्तु के गुणों का उचित इकाई में मूल्यांकन करना ही मापन है। शिक्षा के अंतर्गत यदि हम छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह मापन कहलाता है। जैसे इस प्रकार विद्यालयों में जिन परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है उनसे हम छात्रों की माप करते हैं और उसे अंक प्रदान करके संख्यात्मक विधि से प्रकट करते हैं। इसे माप कहते हैं। अतः मापन में प्रेक्षण है जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु की मात्रा कितनी है। मतलब मात्रा बताने के लिए मात्रात्मक वही चीज़ है, बता रहा है। ये पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया होगा आपको। ये आगे है मूल्यांकन से आशय। शाब्दिक दृष्टि से मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन। यह ज्ञात है कि मापन के माध्यम से मात्र किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानक शब्द, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में व्यक्त किया जाता है। मूल्यांकन के तहत इन परिणामों की व्याख्या की जाती है और यह व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मनोवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर की जाती है और इस व्याख्या द्वारा वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की यथा विशेषता की सापेक्षित स्थिति स्पष्ट की जाती है। जैसे यदि हम कहते हैं कि सोहन ने गणित में 80 नंबर अर्जित किए हैं तो इसके साथ मूल्य नहीं जुड़ा है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में सोहन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम नंबर 90 है, कक्षा का औसत नंबर 45 है, न्यूनतम नंबर 25 है और तो हम 80 नंबर का मूल्य निर्धारण करते हैं। यह 80 नंबर कितने अच्छे हैं। इस प्रकार से के प्रश्नों की सहायता से 80 नंबर के मूल्य का निर्धारण करते हैं। अतः इसी मूल्य का अंकन ही मूल्यांकन है। प्रश्न संख्या 69 है, पाठ सहगामी क्रियाकलापों में उपयोग की जाने वाली दो शैक्षिक नवाचारों का उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर है, पाठ क्रियाकलापों में उपयोग किए जाने वाली शैक्षिक नवाचार दो। मतलब जो शैक्षिक शिक्षा में जो नवाचार का प्रयोग हो रहा है, नए नए तरीकों का, क्या क्या दो चीज़ें हैं जो उनके बारे में बताना है। पहला है खेल कूद, मतलब खेल कूद का प्रयोग हो रहा है अब ज़्यादातर। इसमें आगे पढ़ने से स्पष्ट होगा। देखते हैं, कुछ वर्ष पूर्व तक खेल कूद को पाठ्यक्रम से बाहर की चीज़ समझा जाता था। इसे अतिरिक्त क्रिया माना जाता था। उस समय के लोग खेल कूद को समय की बर्बादी मानते थे और इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। स्कूल का सारा उद्देश्य पाठ्यक्रम आधारित विषयों को पढ़ाना होता था। कुछ विद्यालयों के प्राचार्य पाठ्यक्रम में खेल कूद को समावेशित तो मानते थे, परंतु इसे समय सारणी में स्थान नहीं देते थे। किंतु धीरे धीरे इस धारणा में परिवर्तन आया और आजकल इन क्रियाओं को शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग माना जाने लगा है। खेल कूद को मतलब समझा जाता है कि टाइम की बर्बादी है, अब खेल कूद को विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता पाठ सहगामी क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है, छात्रों में चिंतन शक्ति बढ़ती है, भाषा पर अधिकार बढ़ता है तथा आत्मविश्वास, तर्क शक्ति का भी विकास होता है। छात्रों को विभिन्न सामाजिक समसामयिक विषयों पर चर्चा करने से उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। छात्रों के व्यक्तित्व विकास में
वाद विवाद प्रतियोगिता का विशेष महत्व है। वाद विवाद भी एक नवाचार का क्षेत्र है। मतलब पहले वाद विवाद को उतना महत्व नहीं देते थे, अब वाद विवाद से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब उनमें उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उनके सोचने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तर्कशक्ति बढ़ती है। इसलिए वाद विवाद को शामिल किया जाता है पाठ्यक्रम में। प्रश्न संख्या 70 है, अवलोकन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मानव अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखता रहता है। इस प्रकार उन्हें देखने या अवलोकन से वह उनके विषय में जानता समझता है। दूसरे शब्दों में कहें, यह अवलोकन व्यक्ति या घटनाओं के विषय में बताने में सहायक होता है। यद्यपि मापन के एक उपकरण के रूप में इसे वस्तुनिष्ठ रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी अनेक परिस्थितियों में इसे व्यवहार के मापन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों के व्यवहार के मापन व समझ के लिए अवलोकन उपयुक्त रहता है, क्योंकि मौखिक या लिखित रूप में अपने को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार अनपढ़ व्यक्तियों, मानसिक रोगियों, विकलांगों के लिए भी अवलोकन का सदुपयोग किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध में भी अवलोकन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 71 है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। मतलब भावात्मक पक्ष के बारे में लिखना है डिटेल में। उत्तर है, बालक का भावात्मक पक्ष। ब्लूम के अनुसार बालक के भावात्मक पक्ष के प्रमुख उपवर्ग अग्र प्रकार हैं। पहला है ग्रहण करना या ध्यान देना। इस वर्ग को संप्रत्यय पर ध्यान देने के 3 विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अभिज्ञा, दूसरा है ग्रहण करने की इच्छा, तीसरा है अनियंत्रित या चयनित अवधान, दूसरा है अनुक्रिया करना। यह स्तर उन अनुक्रियाओं से संबंधित है जिनका उद्देश्य केवल प्रत्यय पर अवधान देना नहीं। यह वर्ग रुचि का उद्देश्य भी कहा जा सकता है, जहां बालक प्रत्यय में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाता है। इसमें है, पहला है अनुगमन, दूसरा है उत्तर देने की इच्छा, तीसरा है अनुक्रिया में तृप्ति, और इसमें तीसरा जो उसका वर्ग है भावात्मक पक्ष का तीसरा जो पक्ष है, चरण है मूल्य आंकना। इसमें है, यह शैक्षिक उद्देश्यों का मात्र ऐसा वर्ग है जिसके संबंध में अध्यापक सामान्य रूप से बात करते हैं। इसका प्रयोग भी सामान्य रूप से किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति, प्रत्यय, वस्तु या व्यवहार महत्वपूर्ण है। पहला है मूल्य को ग्रहण करना, दूसरा मूल्य के लिए वरीयता, तीसरा है वचनबद्धता, चौथा चरण है भावात्मक पक्ष का संगठन। अधिगम करने वाले के अनेक मूल्य हो सकते हैं, अतः उसके सामने समस्या होती है। क्या समस्या होती है? पहला है मूल्य का संप्रत्ययन, दूसरा है मूल्य पद्धति का संगठन, पांचवा चरण है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। इस स्तर पर हमारा संबंध 2 तथ्यों को इंगित करना होता है। पहला है उसके इस नियंत्रित व्यवहार को सामान्यीकृत करना, दूसरा उसके इन विश्वासों, धारणाओं तथा दर्शन को एक लड़ी में पिरोना। प्रश्न संख्या 72 है, प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर है, प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में अंतर। पहला है, प्रतिमान संदर्भित मापन में छात्र द्वारा अर्जित कुल ज्ञान का पता लगता है, जबकि निष्कर्ष संदर्भित मापन में छात्र द्वारा अर्जित विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगता है। निष्कर्ष संदर्भित, निष्कर्ष यहाँ पे निष्कर्ष होना चाहिए या निष्कर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष लिखा है ना, निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कर्ष संदर्भित मापन से यह ज्ञात होता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों में से छात्र ने क्या अर्जित किया है और क्या अर्जित नहीं किया है। दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रतिमान संदर्भित मापन में
किसी समूह के संदर्भ में छात्र विशेष ने अन्य छात्रों की तुलना में कितना अर्जित किया है, यह ज्ञात किया जाता है जबकि निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष ही है क्या? ये निष्कर्ष ही है, सॉरी, ये निष्कर्ष नहीं है जबकि निष्कर्ष ही है। ये निष्कर्ष संदर्भित मापन में निरपेक्ष रूप से किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है यह जाना जाता है। तीसरा है प्रतिमान संदर्भित मापन में छात्रों की अधिगम सफलता का मूल्यांकन सापेक्षित रूप से किया जाता है, जबकि निष्कर्ष संदर्भित मापन द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम क्षमता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। निष्कर्ष शिक्षण विधि द्वारा ये पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, उसकी क्षमता को पता लगाया जाता है, उसकी क्षमता क्या है सीखने में। चौथा पॉइंट है प्रतिमान संदर्भित मापन में ये सामान्य रूप से विस्तृत क्षेत्र पर फैले होते हैं, जबकि निष्कर्ष मापन में परीक्षण के पद कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए उन्हीं उद्देश्यों तक सीमित होते हैं। प्रश्न संख्या 73 है क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। आवश्यकता और उपयोगिता पहले हमने पढ़ लिया था, फिर से यहाँ पे केवल उपयोगिता पूछा है इसलिए दे दिया है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर क्रियात्मक शोध की उपयोगिता। पहला है बालक की कार्य पद्धति में यथेष्ट सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिए यह शोध उपयोगी है। दूसरा है जनतंत्रात्मक मूल्यों की सुरक्षा के लिए यह उपयोगी है। तीसरा है वैज्ञानिक आविष्कारों प्रौद्योगिकी विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के आविर्भाव के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए यह उपयोगी है। चौथा है विद्यालयों में यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता का वातावरण समाप्त करने के निमित्त यह उपयोगी है। और पांचवा पॉइंट है शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से अपनी कार्य प्रणालियों का मूल्यांकन करने तथा उनमें तदनुकूल परिवर्तन लाने के प्रति समर्थ एवं क्षमतावान बनाने में उपयोगी है। छठवां पॉइंट है छात्रों की बहुमुखी प्रगति हेतु विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावोत्पादक रीति से आयोजन करने के लिए उपयोगी है। सातवां है छात्रों की उपलब्धियों का स्तर बढ़ाने के निमित्त यह उपयोगी है। ये रहा क्रियात्मक शोध की उपयोगिता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 है मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर मूल्यांकन की विशेषताएं। पहला है मूल्यांकन छात्रों के चयन में सहायता करता है। दूसरा है मूल्यांकन विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता करता है। तीसरा है मूल्यांकन पाठ्य विषयों के चुनाव में सहायता करता है। चौथा है मूल्यांकन के द्वारा बालकों की व्यावसायिक योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। और पांचवा है मूल्यांकन द्वारा छात्रों की प्रगति का ज्ञान होता है। छठवां है मूल्यांकन द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान संभव है। और सातवां पॉइंट है मूल्यांकन के द्वारा कौन किस क्षेत्र में जाने के योग्य है इस बात का पूर्व कथन किया जा सकता है। और आठवां है मूल्यांकन शिक्षक की योग्यता, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा शिक्षण क्षमता का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। और नौवां है मूल्यांकन पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 75 है सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्वलन से क्या तात्पर्य है। उत्तर सतत मूल्यांकन एवं पुनर्वलन। सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा तथा मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। औपचारिक शिक्षा की प्रत्येक संभव स्थिति तथा गतिविधि में मूल्यांकन अपना कार्य करता है। इसमें मूल्यांकन करते समय और अच्छा कार्य करने के लिए छात्र को निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। उसे इस प्रकार पुनर्वलित किया जाता है जिससे वह बेहतर कार्य कर सके। ये हो गया सतत मूल्यांकन कि उसके कमियों को पता लगाते रहिए और उसको दूर करते हुए शिक्षण कार्य करते रहिए। ये सतत मूल्यांकन हो गया है जिससे उनको पुनर्वलन मिलता है। और वार्षिक मूल्यांकन क्या है? वार्षिक मूल्यांकन सत्रांत किया जाने वाला मूल्यांकन है।
इसमें शिक्षण के पश्चात वर्ष के अंत में मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छात्र अगले वर्ष इसे बेहतर कार्य करे तथा साथ में उसने संपूर्ण वर्ष शैक्षिक कार्य किया है उसका फल उसे प्राप्त हो सके। इस मूल्यांकन में बच्चे को पूरे वर्ष के श्रम का फल मिलता है, इसलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो वार्षिक मूल्यांकन होता है इसको योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ये वर्ष के अंत में होता है। इससे पता लगता है कि बच्चे ने साल भर में क्या पढ़ाई की, कितना सीखा। प्रश्न संख्या 76 है, रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन की तुलना कीजिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। रचनात्मक मूल्यांकन और आकलित मूल्यांकन में तुलना करना है। उत्तर है रचनात्मक मूल्यांकन एवं आकलित मूल्यांकन में की तुलना। रचनात्मक मूल्यांकन को अंग्रेजी भाषा में फॉर्मेटिव कहा जाता है। इसका अर्थ रचनात्मक तथा आरंभिकता दोनों से लिया जाता है। यह मूल्यांकन छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र एवं छात्रा द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। और जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसके बारे में देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन विभिन्न परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। इसका स्वरूप मानदंड परीक्षणों के समान होता है, परंतु इसकी रचना प्रत्येक इकाई के मापन हेतु की जाती है। यह विशिष्ट रूप से निर्मित परीक्षणों द्वारा पाठ्यवस्तु के प्रत्येक अंश पर मापन के रूप में ही होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक इकाई या पाठ के अंत में इसके लिए अध्यापक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षणों के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियां, अभ्यास, अन्य अनुदेशन सामग्री तथा अवलोकन की कई तकनीकें भी छात्रों की प्रगति का आकलन करने तथा उनकी अधिगम कमियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्विज, गृह कार्य, कक्षा कार्य, कक्षा शिक्षण के समय पूछे गए मौखिक प्रश्न तथा दक्षता परीक्षण की संरचना मूल्यांकन में सहायक है। आकलित मूल्यांकन का अर्थ प्रायः योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि सम्मेटिव का अर्थ योग से भी होता है। इस मूल्यांकन में छात्रों के संपूर्ण पक्षों के संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा उनका संश्लेषण एवं विश्लेषण करते हुए छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। आकलित मूल्यांकन किसी शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी अथवा कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं प्रगति का समग्र चित्र उपस्थित करता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि सत्र के अंत में क्या अनुदेशन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया अथवा नहीं। इससे छात्र के स्तर का बोध होता है। छात्रों को सफलता के आधार पर ही शिक्षण, अनुदेशन तथा शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का पता चलता है। इससे शिक्षकों तथा अनुदेशन को पुनर्बलन मिलता है, जिससे आगे के शिक्षण, नियोजन एवं व्यवस्था में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 77 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। यह प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार। पहला है मानसिक शांति। इस प्रार्थना से छात्रों के मन को पूर्ण शांति प्राप्त होती है तथा उन्हें पूरे दिन कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है सद्विचार। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के द्वारा सद्विचार भी दिए जाते हैं। इन विचारों को महापुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया गया होता है, जो प्रेरणादायक होते हैं। इन विचारों में ज्ञान एवं अनुभव का सार होता है, जिससे छात्रों को लाभ होता है। तीसरा है समाचार। ये सब प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं, क्या क्या होता है उससे बच्चों का क्या लाभ होता है। तीसरा है समाचार। प्रायः आजकल प्रार्थना स्थल पर ही समाचार भी पढ़े जाते हैं। शिक्षा से जुड़े समाचारों का पठन अधिक किया जाता है। चौथा है स्वच्छता। प्रार्थना स्थल पर ही शिक्षकों द्वारा छात्रों की गणवेश संबंधी तथा शरीर संबंधी स्वच्छता का भी निरीक्षण किया जाता है। छात्रों का गणवेश
स्वच्छ है तथा उनके नाखून कटे हैं या नहीं, छात्रों के बालों में तेल है या नहीं, छात्र स्नान करके आए हैं या नहीं, आदि तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है। स्वच्छता का मतलब विशेष ध्यान दिया जाता है प्रार्थना स्थल के समय कि प्रार्थना स्थल पे ही। और पांचवा है पर्यावरण विचार। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण एवं असंतुलन के कारण विद्यालयों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए पर्यावरणीय विचार भी प्रार्थना स्थल पर दिए जाते हैं। छठवां है आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति। प्रार्थना स्थल पर विद्यालय परीक्षाओं, परीक्षाफल आदि के विषय में आवश्यक सूचनाएं भी दी जाती हैं। प्रश्न संख्या 78 है, सेमेस्टर पद्धति से क्या आशय है? उत्तर है सेमेस्टर पद्धति। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। सेमेस्टर पद्धति का मतलब होता है जो हम लोग का एग्जाम होता है ना हर 6 महीने पे, वही सेमेस्टर पद्धति के बारे में पूछा है। तो पढ़ते हैं इसको। सेमेस्टर पद्धति की अवधि 6 माह निर्धारित की जाती है। एक वर्ष में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाती है। उन दोनों ही सेमेस्टर में भिन्न भिन्न विषयों की पढ़ाई छात्रों को करनी होती है। कई पाठ्यक्रम आजकल सेमेस्टर पद्धति पर आधारित हैं। DLED, BTech, MBA, MTech, MCA, BCA या BSc, ये सारे जो एग्जाम हो रहे हैं आजकल सेमेस्टर पद्धति पे हो रहे हैं। आगे देखते हैं। आदि पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति पर आधारित है। सेमेस्टर पद्धति जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से मई तक शिक्षण दिवस चलते हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए सेमेस्टर पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। इसमें संपूर्ण वर्ष छात्र क्रियाशील रहते हैं और विद्यालय में 80% उपस्थिति दिखाने के कारण पूरे वर्ष नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, क्रियाकलाप परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? उत्तर क्रियाकलाप परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक चरण है। क्रियाकलाप परिकल्पना मतलब होता है निश्चित कल्पना। तो अगर जो हम क्रियाकलाप परिकल्पना का मतलब क्रियात्मक शोध करने के लिए सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं, उसके बाद हम परिकल्पना करते हैं कि किस दिशा में हमको काम करना चाहिए, इसका हल क्या हो सकता है, उस दिशा में हम लोग शोध कार्य करते हैं तो हमको हल की प्राप्ति होती है और उसकी समस्या दूर होती है, वही है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो परिकल्पना का निर्माण करना जरूरी होता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर मतलब वही कल्पना करना क्रियात्मक परिकल्पना है। क्रियात्मक परिकल्पना समस्या का पूर्व अनुमान है। प्रश्न संख्या 80 है, निर्देशित परिकल्पना किसे कहते हैं? उत्तर जब शोधकर्ता की परिकल्पना से दिशा ज्ञात होता है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है सकारात्मक परिकल्पना। इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है, और नकारात्मक परिकल्पना, इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। तो आज हम लोगों ने शैक्षिक मूल्यांकन सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न को भी खत्म कर लिया। और अगर जो आपको दूसरे हर सब्जेक्ट का देखना है प्लेलिस्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सारे प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहां से राजन सीरीज को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और जो आपको कोई सुझाव है तो भी आप दे सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।